गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से भी जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और हमें इसके बारे में आवश्यक रूप से जानना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सब इसके एक अंग हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारे प्रकार के पौधे और जंतु समान रूप से निवास करते हैं। सामान्यतः जीव, वनस्पतियाँ और जंतु किसी विशेष प्रकार के पर्यावरण में अपने आप को सरवाइव करते हैं या अपने आप को बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उस प्रकार के वातावरण से वह कुछ न कुछ क्रिया करते रहते हैं। तो प्रकृति के दो प्रमुख घटकों जीव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है, उस अध्ययन को ही हम पारिस्थितिकी कहते हैं। अर्थात वनस्पतियों तथा प्राणियों का उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है। पारिस्थितिकी किसी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों एवं भौतिक पर्यावरण से उनके संबंधों का अध्ययन कहलाता है। हम सब जानते हैं कि सृष्टि पर कोई भी जीवधारी अकेला नहीं रह सकता। तो एक से अधिक जातियों का वह समूह जो किसी स्थान विशेष पर रहता है, उसे हम जैव समुदाय कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में गेहूं के पौधे, अन्य दूसरे प्रकार के कीट, पौधे, पक्षी व जंतु आदि सब मिलकर उस खेत का जैव समुदाय बनाते हैं। एक छोटे से तालाब में पाए जाने वाले सभी जीवधारी, मछलियाँ, सूक्ष्मजीव, पौधे मिलकर उस तालाब का जैव समुदाय बनाते हैं। जैव समुदाय विशेष प्रकार के जीवों का समूह है जो किसी एक विशेष स्थान पर रहता है और किसी स्थान पर रहने के कारण वह वहाँ उस स्थान के भौतिक वातावरण को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। वातावरण के अजैविक घटक जैसे प्रकाश, ताप, जल, खनिज आदि का प्रभाव भी जैव समुदाय पर पड़ता है। साथ ही जैव समुदाय भी अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जैव समुदाय अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं, वातावरण को प्रभावित करते हैं और वातावरण जैव समुदाय को प्रभावित करता है। और इसी प्रकार जैव समुदाय का वातावरण तथा उस स्थान में रहने वाले जीवधारी मिलकर एक संगठन बनाते हैं, जिस संगठन को हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में, इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। पारिस्थितिकी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है। इकोलॉजी जो शब्द था, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया। यहाँ पे कंफ्यूजन है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी एक अपने आप में शब्द है जिसका प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया, ये आपका कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। और इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम टर्नसले ने अपनी पुस्तक इकोलॉजी में किया था। तो दो अलग अलग क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया और इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकेल ने किया एंड इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम टर्नसले ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार
के बारे में हम डिस्कस करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः उसे दो प्रकारों में बांटा गया है। सर्वप्रथम आपका एक प्राकृतिक जो नेचुरली रूप से डेवलप इकोसिस्टम है, एंड दूसरा कृत्रिम मीन्स मानव निर्मित। मानव निर्मित अगर हम बात करें, जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार के जीव एवं कुछ भौतिक वातावरण मौजूद रहते हैं, जैसे खेत, उद्यान, चारगाह, एक्वेरियम इत्यादि। ये सब मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाने जाते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में दो विशेष महत्व है, जिसमें से एक स्थलीय और दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, क्योंकि बहुत प्रकार के पारितंत्र स्थल में पाए जा सकते हैं, जैसे मैदान, मरुस्थल, वन, पर्वत, पठार इत्यादि। जलीय मीन्स जल, जहाँ भी जल है पानी पाया जाता है, और वहाँ पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों को सामान्य रूप से पारितंत्र के रूप में जानते हैं, जिसमें नदी, झरना, समुद्र, सोता, तालाब, झील इत्यादि आ सकते हैं। तो ये हैं पारितंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक विशेष प्रकार का जैव समुदाय, जैसे जीव, वनस्पतियाँ या जंतु, और अजैविक घटक मतलब कि वहाँ उपस्थित वातावरण, ये सामान्य रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो पारितंत्र में मुख्यतः दो घटक पाए जा सकते हैं। पहला है आपका जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक। इन जैविक और अजैविक घटकों की थोड़ा सा विस्तार में डिस्कस कर रहे हैं। तो जैविक घटक आपके तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैविक घटक मतलब कि जीव, जिसमें जीवन है, जो भी जीवन से जुड़ी प्रक्रियाएं करने में सक्षम है, उसे हम जैविक घटक के रूप में जानते हैं। तो जैविक घटक में सर्वप्रथम उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, इन तीन श्रेणियों में जैविक घटकों को बांटा गया है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अजैविक घटक के रूप में तीन मुख्य पार्ट पाए जाते हैं: भौतिक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक कारक के रूप में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जल, ऑक्सीजन या विभिन्न अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे जो है आपके अकार्बनिक तत्वों के रूप में, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में जाने जाएंगे। और कार्बनिक पदार्थ के रूप में हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, ह्यूमस इत्यादि को जानते हैं। अब हम जैविक घटकों के बारे में बात करते हैं। जैविक घटक मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया, जिसमें सर्वप्रथम और सबसे मुख्य जो रोल प्ले किया जाता है जैविक घटकों में किसी पारितंत्र में, वह है उत्पादक का। सामान्यतः उत्पादक का मतलब होता है जो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो प्रकृति में भोजन बनाने की जो क्षमता है वह केवल और केवल वनस्पतियों के पास पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी पर मुख्य स्रोत, ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में पाया जाता है, और हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और अन्य जीवधारी डायरेक्ट रूप से मीन्स प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसी ऊर्जा का ऊर्जा को अपने अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे भोजन बनाने का काम करते हैं। इस प्रक्रिया में हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में
पृथ्वी के अंदर से खनिज एवं जल का अवशोषण करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं तथा भोजन बनाने की क्रिया में वह ऑक्सीजन जो जीवों के लिए आवश्यक गैस के रूप में जानी जाती है उसे उत्सर्जित करते हैं और अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाकर संचित करते हैं। इसी ऊर्जा का प्रवाह उपभोक्ता से उत्पादक से लेकर उपभोक्ता और अपघटक तक पाया जाता है। उपभोक्ता की अगर हम बात करें तो उपभोक्ता वह सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, मतलब कि सामान्यतः उपभोक्ता परपोषी होते हैं। उपभोक्ता परपोषी होते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इस कारण उन्हें परपोषी कहा जाता है। उपभोक्ताओं विभिन्न प्रकार डिवाइड किया गया है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, सामान्यतः वह उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, मीन्स जो हर्बीवोरस होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हरे पौधों को खाते हैं, मीन्स वनस्पतियों से अपना भोजन सीधे ग्रहण करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी या अन्य कोई भी शाकाहारी जंतु। द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में हम उन्हें जानते हैं जो शाकाहारी जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे टिड्डे का मेढक द्वारा, देन शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा, चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िए द्वारा या अन्य। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सामान्यतः द्वितीयक उपभोक्ताओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाना, मछलियों का चिड़ियों द्वारा खाया जाना, जैसे शाकाहारी मछलियों को मांसाहारी मछलियों ने खाया और मांसाहारी मछलियों को किसी पक्षी ने खाया। टिड्डा शाकाहारी था, शाकाहारी टिड्डे को मेढक ने खाया, प्राथमिक उपभोक्ता टिड्डा, सेकेंडरी उपभोक्ता आपका मेढक, और टर्शियरी उपभोक्ता तृतीयक उपभोक्ता मेढक को खाया किसने? सांप ने। तो वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाना गया। उसमें से भी एक श्रेणी पाई जाती है टॉप मोस्ट कॉर्निवोर्स की, मीन्स उच्च मांसाहारी जंतु। वो उस कैटेगरी में वह जंतु सामान्यतः आते हैं जिन्हें अन्य कोई जंतु मारकर नहीं खा सकता, जैसे शेर, चीता, ये कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका शिकार सामान्यतः कोई जंतु नहीं कर पाता। उसके बाद जैविक घटकों में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है अपघटक का, जिसे हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत सामान्यतः वे जंतु आते हैं, वे जीव आते हैं जो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों में अपघटित हो जाते हैं और ये पदार्थ पुनः वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें पौधे दोबारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अपघटनकर्ताओं में मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जैविक घटक है क्योंकि ये मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी की सफाई का काम करते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है, नेचुरल स्कैवेंजर्स भी कहा जाता है। नाउ अजैविक घटक, एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम।
एबायोटिक कंपोनेंट को मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सर्वप्रथम भौतिक कारक के रूप में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडल दाब एवं स्थलाकृति आकार। अकार्बनिक तत्व जल, वायुमंडलीय गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, व्हाटएवर गैसेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में मौजूद हैं। मिट्टी, खनिज, चट्टान और कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड्स, मतलब कि जिनका हम सामान्यतः प्रयोग करते हैं। तो ये सारे अजैविक घटक सभी जीवों से उनके निवास स्थान में परस्पर उनके साथ क्रिया करते रहते हैं, मतलब कि डायरेक्टली दे आर इंटरफेयरिंग विद द लिविंग बॉडीज। तो इकोसिस्टम में हम सामान्यतः ये कह सकते हैं द इंट्रैक्शन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज द इकोसिस्टम। तो दोनों के बीच का, सजीवों और निर्जीवों, मतलब कि जैविक और अजैविक घटकों के बीच की परस्पर क्रिया ही पारितंत्र कहलाती है। संरचना की दृष्टि से अकार्बनिक पदार्थ वह पदार्थ हैं जो स्वपोषी घटकों जैसे हरे पौधों के पोषक तत्व हैं, जिन्हें वातावरण से प्राप्त करते हैं। इनमें जल, विभिन्न खनिज लवण आदि, ऑक्सीजन गैसें, नाइट्रोजन आदि सम्मिलित होते हैं। कार्बनिक पदार्थों के रूप में अभी हमने देखा कि इनके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि सम्मिलित होती हैं। कवक एवं जीवाणु की क्रिया से ये कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं तथा पौधे इनका पुनः उपयोग कर लेते हैं और भोजन बनाने की प्रक्रिया में पुनः कार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार कार्बनिक पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। जलवायु जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है हमारे पारितंत्र का, जिसमें वायु, ताप, प्रकाश, कोहरा, पाला, आर्द्रता आदि भौतिक कारक इसमें सम्मिलित हैं। पारितंत्र में उपरोक्त सभी पदार्थ का निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। किसी भी एक फैक्टर्स में आने वाला बदलाव हमारे वातावरणीय दशा को बदल देता है, जिससे हम सीधे प्रभावित होते हैं, मतलब कोई भी जीव सीधा प्रभावित होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव या ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा के प्रवाह के रूप में दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि किसी भी तंत्र में ऊर्जा का ट्रांसफ़र कैसे होता है। इसके बारे में हम लोग एक दूसरे टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्रकाश ऊर्जा उत्पादक मतलब हरे पौधों में ट्रांसफ़र की गई। हरे पौधों से ऊर्जा का ट्रांसफ़र किया गया प्राथमिक उपभोक्ता में, जो शाकाहारी जंतु सामान्यतः होते हैं, और शाकाहारी जंतुओं से ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र किया गया वह है मांसाहारी जंतुओं में, द्वितीयक उपभोक्ता के रूप में गया। यहाँ पे वायुमंडल जो सीधा प्रभाव उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर्स पे, हरे पौधों पे डाल रहा है, मिट्टी का प्रभाव है। देन आफ्टर अगर उत्पादक की मृत्यु होती है, अगर कोई पौधा मरता है, तो उसका अपघटक के द्वारा जीवाणु एवं कवकों के द्वारा किया जाता है। दूसरे लेवल में अगर शाकाहारी जंतु भी मरते हैं, डेड होते हैं, तो उनका अपघटन या डिकम्पोज भी अपघटक के द्वारा किया जाता है। एंड मांसाहारी जंतुओं का भी डिकम्पोजिंग इस डिकम्पोजर्स के द्वारा, जीवाणु और कवकों के द्वारा किया जाता है। और आफ्टर द डिकम्पोजिशन, इस अपघटन के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाती है और जो ऊर्जा है, जो पदार्थ उसमें संचित हैं, वह वापस वायुमंडल में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ये ऊर्जा का प्रवाह, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक से ट्रांसफ़र कर दी जाती है वापस मिट्टी
और वायुमंडल में। वायुमंडल मतलब कि वापस रिलीज कर दी जाती है। ये ऊर्जा का प्रवाह है। इस कहा जाता है कि एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ना ही बनाया जाता है ऊर्जा को, ना ही खत्म किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में डिटेल्स थी थोड़ी। थैंक यू।